हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप सबके एग्जामिनेशन के लिए इस करंट अफेयर्स वीडियो में। उन सब पे बात करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन, इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर क्या रखा है? आप नया नाम क्या है GSLV मार्क 3 का? आंसर होगा LVM-3। क्या नाम है? LVM-3। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो LVM-3 का फुल फॉर्म क्या होगा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 होगा। ओके, इसरो ने अक्टूबर में ही ये नाम चेंज किया है। और GSLV मार्क 3 का फुल फॉर्म क्या था? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और अब हो गया है वो LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए। अब सवाल ये है कि इस भारी भरकम रॉकेट का सबसे पावरफुल रॉकेट है इंडिया का, उसका नाम बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी? उसको समझना होगा। सबसे पहले क्या समझना होगा कि ये अर्थ है और उसके ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब कक्षा। तो उसकी सबसे दूर की जो कक्षा है उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जो कि है 35,700 किलोमीटर दूर अर्थ से। और उसके नीचे है MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और ये है 10,000 किलोमीटर दूर। और सबसे छोटा है, सबसे कम दूरी का है LEO, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो इसरो ने जो नाम बदलने का फैसला किया है वो रॉकेट के जो लॉन्चिंग के लिए जो पहचान है, पृथ्वी की जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिट है, उसके बारे में किसी तरह का भ्रम ना हो। क्योंकि अभी तक यही लग रहा था कि जियो सिंक्रोनस ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV, तो माना जा रहा था कि केवल यहीं तक पहुंच सकता है, लेकिन इतना पावरफुल है कि ये उससे बाहर तक पहुंच जाएगा। ओके, दरअसल अब रॉकेट जो है केवल जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ही नहीं जाता है, बल्कि उससे दूर तक जा सकता है हमारा जो रॉकेट है वो। तो ये देख रहे हैं आप, सबसे कम है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 1000 किलोमीटर के आसपास होता है। उससे ज़्यादा हुआ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो कि 10,000 किलोमीटर के आसपास, और एक होता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जो कि काफ़ी दूर होता है, 35,000 किलोमीटर के से भी दूर, उससे ज़्यादा। तो अब जो है रॉकेट वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, कहीं भी भेजा जा सकता है जो भारत ने बनाया हुआ है वो, चाहे वो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट हो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो, या कोई और हो, या फिर हमें चंद्रमा तक जाना हो, सूर्य का मिशन हो, उन सब तक जा सकता है। ओके, और GSLV मार्क 3 का उपयोग, जो कि जिसका नाम अब हो गया है LVM-3, उसका उपयोग 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा तक भेजने के लिए किया गया था। तो इसलिए उसकी पहुंच दूर तक है, और इसी वजह से इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। ये है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? LVM-3 कर दिया गया। ठीक है, और 2024 में जो इंडिया का ह्यूमन मिशन होने वाला है, 2024 के लास्ट तक फर्स्ट ह्यूमन मिशन इंडिया का, जो इंडियन स्पेस एजेंसी ही भेजेगी फर्स्ट ह्यूमन को, वो 2024 में होगा और इसी रॉकेट से भेजा जाएगा। ठीक है, वैसे तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा है, लेकिन उनको सोवियत संघ की ओर से भेजा गया था, उनके द्वारा भेजा गया था भारतीय को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने किस रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया? आंसर पता ही होगा, LVM-3। ठीक है, LVM-3 का पहले नाम क्या था? GSLV मार्क 3, ये नाम कहा जाता था। ओके, तो हाल ही में 36 सैटेलाइट को एक ही बार में लॉन्च कर दिया गया है। और ख़ास बात है कि इस रॉकेट का कमर्शियल यूज पहली बार हुआ है। इससे पहले इसरो केवल भारत के ज़रूरत के मुताबिक जो भी सैटेलाइट होते थे उन सबको लॉन्च किया करता था, और जो भी कमर्शियल उपग्रहों को, सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम होता था किसी कंपनी के, बाहर की कंपनी के, तो वो PSLV रॉकेट से भेजा जाता था। लेकिन अब GSLV से इसे भेजा गया है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये है। ओके, ये सबसे शक्तिशाली भारतीय रॉकेट है और काफ़ी बेहतरीन रॉकेट है भारत का। ओके, तो ये जो 36 सैटेलाइट भेजे गए हैं OneWeb कंपनी के, वो कंपनी कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की है, ब्रिटेन की कंपनी है, और वो दुनिया भर में ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए वो उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बना रही है। 648 सैटेलाइट वो लॉन्च करने जा रही है आने वाले वक्त में।
तो अभी कुछ सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? 36 एक साथ इसको लॉन्च किया गया। अब सवाल होगा कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने श्रीहरिकोटा से वहाँ से इसको लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक पहुँचा भी दिया गया। तो ये फर्स्ट व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण था, यानी फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग थी GSLV या फिर कहें LVM-3 से। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। इसरो की भी बात करें, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तीसरे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? आंसर होगा युवराज सिंह। ओके, तो तीसरा ये ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कब होगा? दिसंबर में होगा। 6 से 7 दिसंबर को फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। और इस आयोजन के लिए जो भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ है उसने युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। ओके, तो भारतीय जो टीम बन गई है, जो तीसरा ब्लाइंड T20 कप होने जा रहा है, उसके कप्तान, भारतीय टीम के कप्तान कौन है? अजय कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं। और उप कप्तान है वेंकटेश्वर राव टुन्ना। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो ये सारी टीमें भाग ले रही हैं। कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो ये सब हिस्सा ले रही है। ये ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2012 में शुरू हुआ था, 2012 में हुआ, 2017 में आयोजित किया गया और अब 2022 में ये आयोजित किया जा रहा है। और पिछले जो 2 वर्ल्ड कप थे वो इंडिया ने ही जीते थे। जो नेत्रहीन लोग हैं वो सब ये क्रिकेट खेलते हैं। तो भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ है, उसकी स्थापना 2011 में हुई थी। अध्यक्ष महंतेश हैं। ओके, मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। और शानदार क्वेश्चन टकराते हैं तमाम एग्जामिनेशंस में। हम लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा ही होगा तमाम एग्जामिनेशंस में, चाहे UPSC हो, UPPSC हो, PET का एग्जामिनेशन हुआ या फिर कहें BPSC का एग्जामिनेशन हुआ, SSC, रेलवे, सब में। तो ये करंट अफेयर्स का PDF आप ले सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है, बहुत ही मामूली सी रकम है, 150 रुपये में। और इसके थ्रू आपको मिलता है 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF अपडेट लगातार, एवरी वीक, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं और मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। एग्जामिनेशन की तमाम तरह के टेस्ट, ताकि आप जान सकें कैसी तैयारी चल रही है। और बुक्स पे छूट पे मिलती है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप। तो क्वेश्चन होगा अगला, केंद्र सरकार ने 27वें महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA, ये CAG नहीं है, ये है CGA, किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा भारती दास। इसी महीने उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और देश की 27वीं महालेखा नियंत्रक यानी CGA बन गई हैं। वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस यानी ICAS उसकी 1988 बैच की अधिकारी हैं। CGA का काम क्या होता है? अगर ये रही वो भारती दास जो बन गई हैं CGA। CGA का काम क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो पद? तो वो जो अकाउंट से रिलेटेड केंद्र सरकार का जो भी मामला है उसके वो प्रधान सलाहकार होता है या होती है। ओके, केंद्र सरकार के अकाउंट्स को तैयार करना, उसकी पूरी मेंटेन रखना, ये सब जो जिम्मा है वो CGA के पास होता है। महत्वपूर्ण बात ये, राजकोषीय घाटा कैलकुलेट करना, फ़ायदा घट कैलकुलेट करना, ये सब काम CGA के हाथ में ही होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने अध्यादेश के जरिए अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST का आरक्षण क्रमशः कितना बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? कितना? आंसर होगा 2% और 4%। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में। तो इंक्रीज कर दिया है अध्यादेश के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस जो है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसे या तो रिन्यू करना होता है उससे पहले ही, 6 महीने के पहले ही, या फिर उसे विधानसभा में पास करना होता है, नहीं तो वो उसकी अवधि समाप्त हो जाती है। तो ये अध्यादेश फिलहाल लाया गया है और कर्नाटक में इसके जरिए
जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन था पहले 15% था, अब उसको बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। ठीक है, 15 से 17 कर दिया गया है। इसके अलावा एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब उसका आरक्षण बढ़ाकर 3% से 7% कर दिया गया है। ओबीसी का वैसे ही है और ईडब्ल्यूएस का तो 10% वो है ही। ठीक है, तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, तो उन्हीं की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया। और फिर गवर्नर है कौन वहाँ पर कर्नाटक में, थावरचंद गहलोत, तो उन्होंने मंजूरी दे दी और ये लागू हो गया है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले तेलंगाना ने भी ये बदलाव किया था। उसने भी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है वो 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया था। ठीक है, और इसने क्या किया है बढ़ाकर, तो 15% से बढ़ाकर 17%, एससी का और एसटी का 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया। इम्पॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन के लिए, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, राजधानी बेंगलुरु है। गवर्नर थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? क्या है ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम? आंसर होगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में इसी महीने वहाँ की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा वहाँ के हैं, तो उन्होंने ये उद्घाटन किया है। और ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो ख़ास तौर पर प्रवासी जो गर्भवती महिलाएं हैं या महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उन सब के बारे में डेटा बना के रखेगा। और जो भी इस तरह के वर्कर हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उन सब की जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ली जाएगी, मोबाइल ऐप में डाला जाएगा, और ताकि इन बच्चों को, इन माताओं को जो है वो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और स्वस्थ रह सके। ठीक है, और इसी सिस्टम के तहत खाद्य वितरण, टीकाकरण, अमृत आहार योजना, स्वास्थ्य जांच, इन सब की जानकारी भी मिल सकेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ है। जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो कुछ वक्त के लिए जाते हैं महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गए कमाने के लिए, और फिर बाहर से दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र गए, तो उन सब का डेटा रहेगा। फ़ायदा ये होगा कि वहाँ उनको सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें वो मिल पाएंगी, मुहैया हो पाएंगे। महाराष्ट्र की बात हो रही है, राजधानी का मुंबई। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स उसने किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है अब तक का? आंसर होगा पाथेर पांचाली। ओके, भारतीय सिनेमा की सूची में इतिहास में जो टॉप 10 फिल्में हैं उसकी लिस्ट बनाई गई है, उसमें पहला स्थान इसी फिल्म ने पाया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, और इस फिल्म को बनाया था सत्यजीत रे ने। उन्होंने इसको डायरेक्शन किया था। बंगाली फिल्म है और 1955 में रिलीज की गई थी। निर्देशन सत्यजीत रे ने किया था। और ये फिल्म मशहूर उपन्यासकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय उनके बंगाली उपन्यास पर आधारित है 1929 के। ओके, और उसका भी नाम यही था, उपन्यास का नाम था पाथेर पांचाली। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये जो संगठन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, इसका जो शॉर्ट में आप नाम देख रहे हैं ये फ्रेंच नाम है, इस वजह से ये FIPRESCI आपको दिख रहा है। वो फेडरेशन इंटरनेशनल डे ऐसा कुछ नाम होता है। ओके, फ्रेंच नेम, तो इंग्लिश में इसी नाम से हम जानते हैं। ये जो संगठन है वो फिल्म संस्कृति के प्रचार, विकास और दुनिया भर में जो फिल्म समीक्षक है, पत्रकार हैं, उनका एक संगठन है। ओके, स्थापना हुई थी ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1930 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस जगह पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल उसका निर्माण हो रहा है जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री ने हाल ही में की है? आंसर होगा लोथल। ये गुजरात में स्थित है और ये माना जाता है कि ये बंदरगाह शहर था, हिस्टोरिकल पोर्ट सिटी था, 2200 ईसा पूर्व पहले बनाया गया था। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ की समीक्षा की। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी वहाँ के जो निर्माण चल रहा है उसको देखा। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल
इंग्लिश में कहेंगे इसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, वो उसका उन्होंने उस चीज़ को देखा ड्रोन के जरिए भी। ठीक है, ये जो बन रहा है कॉम्प्लेक्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इस तरह का रहेगा वहाँ पर, और मकसद यही है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसी साल मार्च में काम शुरू हुआ था। 3,500 करोड़ रुपए का बजट है ये। कितना है? 3,500 करोड़ रुपए का। और कई सारे फीचर्स होंगे, जैसे हड़प्पा की जो वास्तुकला है, जीवन शैली वहाँ कैसी थी, उसको पुनर्निर्मित करने के लिए वहाँ कोशिश, लोथल मिनी रिक्रिएशन एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, संग्रहालय होगा और उसमें उससे संबंधित चीज़ें होंगी। ठीक है, और 4 थीम पार्क भी बनाए जा रहे हैं, मेमोरियल थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क और एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क, ये सब भी वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और ख़ास बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इस तरह के वहाँ पर लाइट हाउस होगा वहाँ पर। और हड़प्पा काल से लेकर आज तक के भारतीय जो समुद्री विरासत है उन सब को बताने वाले 14 गैलरियाँ वहाँ पर बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोथल के बारे में बात कर लें। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल में से एक था और ये गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। और ये माना जाता है कि बंदरगाह शहर जो है वो 2200 ईसा पूर्व पहले बनाया गया था। वहाँ का इस तरह की जो काल्पनिक चित्र है वो इस तरह के बनाया गया है कि ऐसा हो सकता है वो पोर्ट सिटी है और वहाँ पर मोतियों, रत्न, गहने, इन सब का व्यापार होता, बिजनेस होता था। पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था ये जो व्यापार था। तो यहाँ सवाल होगा कि लोथल की खोज कब की गई थी। तो भारतीय जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र में 1947 के बाद जो खोज वगैरह की थी उसमें ये पता चला था। आर्कियोलॉजिस्ट SR राव की टीम ने ये देखा था कि वहाँ पर बंदरगाह शहर था वो पूरा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि वो पोर्ट सिटी था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संगठन ने दुनिया भर के लॉ इन्फोर्समेंट जो फोर्स हैं या पुलिस हैं उन सब के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पहले मेटावर्स को लॉन्च किया है? पुलिस के लिए डिज़ाइन किया गया। आंसर होगा इंटरपोल। इंटरपोल फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी ने ये काम किया है और न्यूज़ ये रहा। मेटावर्स क्या होता है? ये डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ पर आभासी चीज़ें होती हैं। मेटावर्स का मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आप शारीरिक रूप से नहीं होते हैं लेकिन वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे आपने एक खास तरह का ग्लास लगाया और आप मेटावर्स में पहुँच गए, एक अलग तरह की तकनीक में। जो तमाम गेम्स आज का जो चल रहे हैं उसमें जो 3D गेम्स हैं उन सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो इंटरपोल ने अब इसका यूज़ यहाँ भी किया है, पुलिसिंग में, पुलिस व्यवस्था सुधारने में, उन सब के काम में। ठीक है, तो ये अक्टूबर में ही इसी बार हाल ही में ये मेटावर्स को लॉन्च किया गया है। मेटावर्स पूरा एक एनवायरनमेंट जो कि ये इंटरपोल के द्वारा पुलिस के लिए बनाया गया है। मेटावर्स का यूज़ बहुत सारे तरह के जगहों पे होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में होता है, लेकिन पुलिस के लिए ये पहली बार किया गया और ये काम किया है इंटरपोल ने। न्यू दिल्ली में 90वीं महासभा आयोजित की गई थी, आम सभा, और उसी में ये किया गया। अब यहाँ पर सवाल है कि इंटरपोल जो है वो मेटावर्स के जरिए क्या क्या सुविधाएं देगा। तो उसके कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो भी देख रहे हो और सुनिए भी मेरी बात। कि इंटरपोल जो है इसके जरिए अपने जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं यानी दुनिया भर में जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब को कनेक्शन देगा कि वो मुख्यालय में आभासी रूप से वर्चुअली दौरा कर सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, अधिकारियों से, ऑफिसर से बातचीत कर सकते हैं। दुनिया भर के पुलिस अधिकारी एक दूसरे से मेटावर्स के जरिए ऐसा लगेगा कि आमने सामने बैठ कर बात कर रहे हैं। फॉरेंसिक जांच और पुलिस की जो स्किल है, ट्रेनिंग है, वो सब दी जाएगी। फ़ायदा क्या होगा इससे? फ़ायदा ये होगा कि क्राइम से लड़ने में मदद मिलेगी। देखिए, डिजिटल वर्ल्ड है इस वक्त और ऐसे में बच्चों के खिलाफ अपराध, डेटा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय जो धोखाधड़ी है, जालसाजी, रैंसमवेयर, फिशिंग, यौन उत्पीड़न, इस तरह के अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए फिर तकनीक का ही सहारा लेना होगा। तो एक ये किया गया है मेटावर्स जो स्पेशल बनाया गया है दुनिया भर के पुलिस के लिए, ताकि वो अपराधों से लड़ने में उनको मदद मिल सके। ठीक है, तो अब इंटरपोल की भी बात कर लें। मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। ओके,
स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रैसी। ठीक है। और इंडिया में इंटरपोल का जो सहयोगी संगठन है वो कौन है? तो वो है CBI। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 अक्टूबर को। ठीक है, 27 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ये यूनेस्को ने और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव एसोसिएशन, उसने ये घोषित किया हुआ है। उद्देश्य यही है कि जो ऑडियो विजुअल है उसके प्रति जागरूक बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और इसका PDF भी अवेलेबल है। डेली का जो करंट अफेयर्स होता है उसका PDF फ्री होता है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ओके, और मेंबरशिप देखना मत भूलना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आप मिलते हैं कल।